गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर्स अप पर। मैं मोहित दीक्षित आपके लिए डेली लेकर आता हूं हिस्ट्री की क्लासेस। और इन हिस्ट्री की क्लासेस में हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। और स्वतंत्रता संग्राम में हमने अब तक भारत छोड़ो आंदोलन तक पढ़ लिया है। और आज हम पीईटी के एग्ज़ाम के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक के हैं वो साफ साफ अलग से लिखा भी है सिलेबस में कि नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है हमको। और आज की क्लास में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ कि पिछली क्लास में मैंने आपको अगस्त प्रस्ताव से शुरू किया था। अगस्त प्रस्ताव जो कि 8 अगस्त 1940 में आता है। इसमें लॉर्ड लिनलिथ को जब वायसराय होते हैं उनके द्वारा कुछ रेवड़ियाँ भारत में भेजी जाती हैं, परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग इनको अस्वीकार कर देती है। उसी समय 1940 में 1940 में ही लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का। और उसमें जो है अलग पाकिस्तान की थ्योरी का निर्माण करते हैं। आपके जो एक बहुत बड़े शायर हुए मोहम्मद इकबाल इसके जनक माने जाते हैं। रहमत अली को पाकिस्तान शब्द गढ़ने वाला माना जाता है। और इसी बीच आप देखेंगे कि जो है गांधी जी अब इन सब चीज़ों से बहुत इतर अलग कुछ चाह रहे थे। तो गांधी जी भी अपना किसी न किसी काम में लगे थे। और इसी बीच क्या होता है कि अंग्रेज़ सरकार जो है 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेज देती है, क्योंकि गांधी जी लगातार प्रयासरत रहे थे कि अब किसी तरह भारत को आज़ाद कराया जाए। तो वो जो है इस बीच और क्रांतिकारी घटनाएं भी भारत में बढ़ रही थी। तो क्या होता है कि जो है अंग्रेज भारत में क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भेजते हैं, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसमें कहा गया था कि हम इंडियन को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, हम भारत को पूर्ण उपनिवेश घोषित कर देंगे, हम भारत के लिए संविधान सभा निर्माण करेंगे। ये सारी बातें इसमें कही जाती हैं। पर क्रिप्स मिशन में एक और बात कही जाती है कि जो अलग रहना चाहे वो भारत से अलग रह सकता है, और इसी से पाकिस्तान के निर्माण के रास्ते खुल जाते हैं। मगर इससे भी जो है आप देखेंगे कि यहाँ भी मोहम्मद अली जिन्ना खुश नहीं होते हैं, क्योंकि इस मिशन में ये बिल्कुल नहीं कहा गया था कि सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा संभव है। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी उस मिशन का जो है विरोध करते हैं, और कांग्रेस के सभी नेता पुरजोर विरोध करते हैं। और गांधी जी इन सब बातों से नाराज होकर 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की हुंकार भरते हैं। और इस आंदोलन में भारत के प्रत्येक नागरिक ने पूर्ण आहुति दी थी। भारत का कोई भी नागरिक इससे अछूता नहीं था, सिवाय मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना गुट के। मोहम्मद अली जिन्ना का गुट इस आंदोलन से अपने को सेपरेट कर लेता है, अलग कर लेता है, और वे अलग कामों में लग जाते हैं। वे कहते हैं अंग्रेज़ों से कि अगर अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो भारत में जंगल राज हो जाएगा। फिर 1943 आते आते कराची अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाती है मुस्लिम लीग। और इसी में मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन में कहा जाता है डिवाइड एंड गिव अप, मतलब बांटो और छोड़ो, खाली करो देश, अंग्रेज़ों से कहा जाता है। बस कल की क्लास में मैंने आपको इतना बताया था, मोटी मोटी स्टोरी मैंने आज आपको बता दी। अब इसके बाद भी मैंने एक चीज़ कल की क्लास में बताई थी, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जो गांधी जी जो सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्षता करते हुए होस्ट होते हैं उसके। और 1939 का जो त्रिपुरी संकट था, त्रिपुरी में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसके बारे में मैंने बताया था। आज भी मैं उन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करूँगा, क्योंकि ये बातें नेताजी की थी। तो नेताजी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और नेताजी के बारे में जानेंगे। नेताजी कहाँ से आए, कैसे आए, क्या कुछ नाम पता मालूम नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देर के। आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिर कह रहा हूँ कि पीईटी के एग्ज़ाम में सिलेबस में आप देखेंगे साफ साफ अलग से लिखा गया है कि नेता सुभाष चंद्र बोस। नेता सुभाष चंद्र बोस सिलेबस में लिखने का मतलब है कि आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बनने वाले हैं आज की क्लास से। अगर आज की क्लास आप पूरी देखते हैं तो आपको पक्का 2 से 3 नंबर का इजाफा होने वाला है आपके पीईटी के एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने देखिए डिज़ाइन भी किया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज का महत्व, ये मैंने बताने की कोशिश की है। और सबसे पहले पढ़ते हैं
सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में होता है। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था तथा माता का नाम प्रभावती बोस था। अगर पत्नी का नाम देखें तो एमिली सेंकल था। एमिली सेंकल एक विदेशी महिला थी। इनसे इन्होंने प्रेम विवाह किया था, परंतु इस संबंध को इन्होंने जग जाहिर नहीं किया। प्रेम किया तो चुपके चुपके, बहुत प्रेम मतलब प्रेम की पवित्रता को बनाए रखने की कोशिश करी और किसी के सामने इस प्रेम को आने नहीं दिया। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा जो आयोजित होती थी, उस समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी सिविल सेवा परीक्षा थी, और उसमें चौथी रैंक प्राप्त की थी इस महापुरुष ने। 1921 में इन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि देशभक्ति इनके खून में उस समय तक कूट कूट कर भर गई थी और इन्हें अंग्रेज़ों से नफरत होती चली जा रही थी। आईसीएस की सेवा के दौरान ही इन्हें अंग्रेज़ों की जो टैक्सेशन प्रणाली है उससे घृणा हुई और बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे बोस का मन विचलित हो उठा कि भारतीयों पर इस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो यहाँ से शुरू करेंगे अपने आंदोलन की तैयारियाँ। अब आप देखेंगे आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात करें उसके पहले हम एक बात जान लेते हैं कि कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था 1938 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाए जाते हैं। परंतु इसके बाद क्या होता है, एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता सुभाष बाबू ने की। आप देखेंगे कि 1939 में फिर क्या होता है कि एक त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन में क्या होता है कि गांधी जी एक बड़े लीडर थे उस समय के, पटरब्बी सीतारामैया, उनको खड़ा करते हैं, पटरब्बी सीतारामैया को, और इनके सामने सुभाष चंद्र बोस खड़े हो जाते हैं। अब सुभाष बाबू उसके सामने खड़े हो जाते हैं और सुभाष जी जीत जाते हैं। तो क्या होता है कि गांधी जी को यह हार व्यक्तिगत हार लगती है और गांधी जी से इनके व्यक्तिगत मनमुटाव हो जाते हैं। परंतु सुभाष बाबू इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं लेते थे कि गांधी जी से इनका कोई व्यक्तिगत विवाद हुआ या कुछ। इन्होंने जो है उसी समय उस अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दिया और उस त्रिपुरी जो अधिवेशन था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसके बाद 1940 का दौर आता है और 1940 दिसंबर में 1940 में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज गिरफ्तार करके कलकत्ता जेल में डाल देते हैं। कलकत्ता जेल में डाल देने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है वहाँ पे भूख हड़ताल करते हैं कलकत्ता में, कहते हैं कि मुझे छोड़ दिया जाए, मेरा कसूर क्या है, इस तरह की बातें, मतलब कि मैं क्यों गिरफ्तार किया गया, बिना किसी कानून के, बिना किसी काम के मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन की जो आहट थी, सुगबुगाहट थी, वो इन जैसे क्रांतिकारी नेताओं के दम पर चलने लगी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है भारत में। तो इनको पहले ही अंदर कर दिया जाता है। भारत में जब पहले ही इनको अंदर कर देते हैं अंग्रेज़, तो ये फिर क्या होता है, ये वहाँ पे भूख हड़ताल करते हैं और 5 दिसंबर 1940 को क्या होता है कि अंग्रेज़ इन्हें इनके घर में नज़रबंद कर देते हैं। जब इनको इनके घर में नज़रबंद कर दिया जाता है तो सुभाष चंद्र बोस जो है 1941 में क्या करते हैं कि अब उनको बंद कर दिया गया, तो ये क्या करेंगे, 18 जनवरी 1941 में अपना भेष बदलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। एक पठान का रूप धरते हैं जिसका नाम था जियाउद्दीन। आप याद रखिएगा कि ये जियाउद्दीन का वेश धरकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये सीधी सीधी बात इसमें लिखी गई है कि जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए। गायब होने का मतलब ये कि जहाँ इनको नज़रबंद किया गया था जिस घर में, उससे गायब हो गए और कलकत्ता से पेशावर होते हुए ये रूस पहुँचे। अगर पूरे रास्ते की बात करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वहाँ से सबसे पहले जो भागे थे वो सर्वप्रथम गए तो गोमा जाते हैं। गोमा में एक फ्रंटियर मेल द्वारा पेशेवर पहुँचते हैं और पेशेवर के पश्चात ये क्या करते हैं कि इनको जो है भगत राम की सहायता से ये फिर काबुल पहुंचते हैं और काबुल से एक इटालियन जाली पासपोर्ट की व्यवस्था करते हैं जिसमें इनका नाम लिखा होता है मैजोंटा नामक नाम रखकर
ये वहाँ से फरार हो जाते हैं और चले जाते हैं सीधा बर्लिन। बर्लिन में इनको जो है रूस पहुँचते हैं। बस फिर मार्च में ये बर्लिन पहुँच जाते हैं, मतलब रूस पहुँचते हैं और उधर से बर्लिन निकल जाते हैं। बर्लिन पहुँचते हैं तो इनके जो मुलाकात होती है वो हिटलर के बहुत ही खास व्यक्ति, बहुत ही प्रमुख सहायक होते हैं एक रिबेनट्रॉप, उनसे होती है। और रिबेनट्रॉप की सहायता से ये हिटलर तक पहुँचते हैं। हिटलर तक पहुंचने के बाद हिटलर ही इन्हें यहाँ पर नेताजी की उपाधि देते हैं। क्यों देते हैं? ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि जो है हिटलर अपना जो रूप था उस रूप में 2-3 सैनिकों को रखता था, काफ़ी सैनिक उसके उसी रूप में होते थे, तो असली हिटलर को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता था। परंतु क्या होता है, जब सुभाष उनसे मिलने जाते हैं तो सीधे पहचान जाते हैं कि कौन असली हिटलर है। तो इनकी इस काबिलियत को देखकर हिटलर बहुत ही प्रसन्न होता है और इन्हें नेताजी की उपाधि देता है। अब आप देखेंगे कि जो नेताजी की उपाधि है, इसी तरह उसने मतलब वहाँ की भाषा में अगर बात करें तो वहाँ की भाषा में जैसे मुसोलिनी की उपाधि थी इलियट्स, हिटलर ने खुद के लिए जो उपाधि ले रखी थी वो थी डेर फ्रैंको एल कॉर्डिलो। पर इन्हीं भाषाओं में जो उसने कहा उसका मतलब होता था नेता, और उसी के अनुसार कहा जाता है कि इन्हें नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने दी। अब यहाँ पे क्या होगा कि हिटलर की मदद से इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना शुरू करी। हिटलर ने इन्हें वहाँ पे क्या किया कि बर्लिन रेडियो से जो है ब्रिटिश विरोधी प्रचार करने का अधिकार दे दिया, और बर्लिन जो रेडियो था उसका नाम जो है बदल कर इन्होंने आज़ाद रेडियो रखा था। ये आपसे पूछा भी जाता है काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स में कि आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किसने की थी। तो 1942 जनवरी 1942 में बोस के द्वारा जो है आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की जाती है, जो उसके पहले बर्लिन रेडियो के नाम से जाना जाता था। उसे हिटलर ने इनको दिया कि आप इसका प्रयोग अपने मतलब शांत क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनके लिए कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इनके लिए आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया। ये बात कैसे, इस पॉइंट को आप पढ़ें और इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो आज़ाद हिंद फौज थी, इंडियन नेशनल आर्मी, इसका अंग्रेजी नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। इसका जो सर्वप्रथम विचार आता है वो मोहन सिंह के मन में आता है। कैसे आता है? वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं कहाँ, जापान में आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इन लोगों को मलय अभियान पे भेजा था। ये मोहन सिंह जो थे, इनको मोहन सिंह और निरंजनी सिंह, इनको क्या करती है, मतलब ये वो युद्ध बंदी थे उस समय जापान के पास जो भारतीय थे, और ये ब्रिटिश की तरफ से मतलब ब्रिटिश सेना की तरफ से वहाँ लड़ने जाते हैं, मलय अभियान पे जाते हैं। परंतु क्या होता है, मलय अभियान के जितने भी सैनिक थे उनको सबको जापान बंदी बना लेता है, और वहाँ इन सबको धुतकारते हैं, मतलब जापानीज़ की कैसे आदमी हो तुम लोग, अपने देश की रक्षा स्वयं नहीं कर पाते हो और दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने आए हो दूसरे के कहने से। तो इस तरह की बातें होती हैं, और यहीं पर कैप्टन मोहन सिंह के मन में एक आग पनप जाती है और वो प्रथम बार आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं। अब आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जो जापानी सैनिक थे उनको अविश्वास हो जाता है कैप्टन मोहन सिंह के ऊपर। अविश्वास का मतलब उनको लगता है कि ये अब भी अंग्रेज़ों से मिला है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि निरंजनी सिंह को फिर से वो बंदी बना लेते हैं, कैप्टन मोहन सिंह और निरंजनी सिंह को फिर से बंदी बना लेती है जापान गवर्नमेंट, और इसी तरह आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम विचार था उसका विघटन हो जाता है। अब प्रथम विचार जब विघटन हो जाता है तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो 1943 आता है, तो 4 जुलाई 1943 को मलयद्वीप मतलब सिंगापुर में जो है आप बात करें तो रास बिहारी जो नेता थे उस समय, रास बिहारी बोस भी जापान में थे, जो दिल्ली बम कांड के कारण फरार हुए थे। दिल्ली बम कांड हुआ था तो उसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में रास बिहारी बोस का नाम था, पर वो उस समय जापान और सिंगापुर में रहते थे। तो उनको पता चला कि जब बोस यहाँ आए हैं, तो उन्होंने बोस से मिलकर 2 जुलाई 1943 को फिर से जो है आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार किया और सुभाष बाबू को उसकी कमान सौंप दी।
ये असली बात होती है, जो ये आज़ाद हिंद फौज है इसके बारे में। अब आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा और मतलब एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। और अब बात करें अगर सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। ये कब की थी, तो बात करें जब ये बर्लिन पहुंचते हैं तो 2 नवंबर 1941 को हिटलर इनकी मदद करता है इसमें। और जो उस समय उत्तरी अफ्रीका गए थे हमारे मतलब सैनिक लड़ने ब्रिटिश सरकार की तरफ से, रोमेल जाते हैं लड़ने के लिए। वहाँ पे जो युद्धबंदी बनाकर रोमेल गवर्नमेंट या अफ्रीकी गवर्नमेंट रख लेती है, क्योंकि उस समय मित्र राष्ट्र की तरफ से जो कोई लड़ने जाता था उसको युद्धबंदी बना लिया जाता था। तो अब वहाँ पे 10,000 सैनिक भारतीय बंद थे और उन 10,000 सैनिकों को मिलाकर सुभाष चंद्र बोस फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं। वहाँ पे फ्री इंडिया स्थापना करते हैं 2 जुलाई 1943। मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन खुद करते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस। कहाँ पे करते हैं, तो ये सिंगापुर में होते हैं और सिंगापुर से रेडियो प्रसारण करते हैं 21 अक्टूबर को। और ये घोषणा करते हैं कि जो है हम अब अपनी सरकार बनाएंगे। जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें एक महिला रेजिमेंट थी, उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ये बात याद रखिए क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है कि महिलाओं, जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें महिलाओं की रेजिमेंट का क्या नाम था, तो उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। इन्होंने जो नारे दिए, जो इनके वक्तव्य थे, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो तथा मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं पूरा आपको पीईटी ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ। दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनके 2 प्रमुख नारे हैं जो आपके पेपर में पिछली बार पूछा गया था कि दिल्ली चलो किसका नारा है। तो दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई 1944 को नेताजी ने रेडियो पर जो है बर्लिन से सीधे संबोधित किया था भारतीयों को। क्यों संबोधित किया था, क्योंकि इन्होंने इस संबोधन में कहा था कि जो है भारतीय स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध आरंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था कि मतलब भारतीय स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता, अब इसमें सब अपनी पूर्ण आहुति प्रदान करें। तो ये बात कहते हैं। और गांधी जी को पहली बार जो राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया वो इसी संबोधन के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया जाता है। आप देखें कि जो गांधी जी अभी त्रिपुरी अधिवेशन में नाराज हुए थे नेताजी से, पर फिर भी वो व्यक्ति देखिए कितना मतलब ऊंचे लेवल के नेता रहे होंगे कि उन्होंने फिर भी जो है उन चीज़ों को आड़े ना आकर सीधे राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था गांधी जी को। 6 जुलाई 1944 को नेताजी का रेडियो में संबोधन होता है। मैंने बताया अंडमान का नाम इन्होंने शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। इनको जो ये 2 द्वीप थे वो जापान सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि ये जब भारत को आज़ाद कराने आते हैं तो इनके भाई भारत आएंगे तो सीधे अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ेगा। अब सीधे अंग्रेज़ों से लड़ने की स्थिति में उस समय आज़ाद हिंद फौज थी नहीं कि सीधे अंग्रेज़ों से लड़ जाए। तो ये सीधे पहले आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप, जो कि उस समय जापान के कब्जे में थे। जापान ने उन पर अपना कब्जा कर लिया था और जापान बहुत अच्छा दोस्त था उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो नेताजी को वो लोग दे देते हैं कि आप इस पर कब्जा कर लीजिए अपना। भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो पहली बार झंडा भारत में कहीं अगर आपको 1944 में लहराते मिलेंगे नेताजी, तो वो मोइरांग था। मोइरांग का मतलब आज का मणिपुर। आज के मणिपुर में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय सेना, क्योंकि अब देखिए अंडमान निकोबार में इन्होंने कब्जा किया तो सीधे उत्तर पूर्व को ही तो अटैक करेंगे, तो ये आएंगे मणिपुर पे अटैक करेंगे। और 1944 में जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहरा देते हैं। 1945 में जापान की हार हो जाती है। जो मित्र राष्ट्र थे 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि मित्र राष्ट्रों की जो शक्ति थी वो बढ़ जाती है और जापान की शक्तियाँ घट जाती हैं। अब जो जापान आपके पूरे आज़ाद हिंद फौज का गठन से लेकर
अंत तक लड़ने तक की तैयारी करवाता है। अब वही खुद बंदी बनने के कगार में है, तो क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज के सभी सिपाहियों को भी जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ता है। जब जापान पूरी सहायता कर रहा था, तो वो जब खुद ही हार गया, तो अब तो समर्पण करना ही पड़ेगा। तो मित्र राष्ट्रों के सामने आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ता है। परंतु क्या होता है, इस समय जो कहते हैं कि जो नेताजी थे वो सिंगापुर में थे, तो वहाँ से जब उन्होंने ये बात सुनी तो उस उधर से जापान जाने की सोच रहे थे, और वहाँ सिंगापुर के ही एक हवाई अड्डे, जिसे ताइपेई हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, उसमें विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को नेताजी मारे गए। आज तक ये बात सिद्ध नहीं हो पाई है कि नेताजी का देहांत कैसे हुआ, परंतु ये बात मानी जाती है कि ये उस समय सिंगापुर में थे। और जब इन्होंने सुना कि मतलब बम फेंक दिए गए हैं जापान पे, तो ये परमाणु बम फेंके गए हैं, तो भाई किसी का कोई भी साथी हो, दोस्त हो, तो उसको सांत्वना देने ही सही पहुंचता तो है ही। तो इसी चक्कर में ये वहाँ जा रहे होते हैं, तब ताइपेई में एक हवाई दुर्घटना हो जाती है, जिसके कारण ये मारे जाते हैं। अब क्या होता है कि जब वहाँ से सब खत्म हो रहा है, सब ने समर्पण कर दिया, आज़ाद हिंद फौज का समर्पण हो जाता है, तो दिल्ली में एक बहुत फेमस मुकदमा चलता है, जो कि आज़ाद हिंद फौज के ऊपर चलाया जाता है, लाल किला मुकदमा 1945 में। दिल्ली का लाल किला मुकदमा, ये मुकदमा 5 नवंबर से 11 नवंबर के बीच चलता है दिल्ली में। 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक चलता है। इसमें प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह और शहनवाज, जो उस समय प्रमुख थे आज़ाद हिंद फौज के, उनको फांसी का आदेश होता है। और इनके जो लड़ाई लड़ते हैं, मतलब इनकी तरफ से जो वकालत करते हैं, उनमें सबसे प्रमुख नेता थे भोला भाई देसाई। भोला भाई देसाई उस टीम का लीड कर रहे थे, जो इन शहीदों को, या यूं कहें इन क्रांतिकारियों के पक्ष में डिबेट करने के लिए तैयार थी। वो ये पहले वकील थे, भोला भाई देसाई। इनके अलावा तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू है यहाँ पे, काजू नहीं, काटजू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी नेता मिलकर इनके लिए बहस करते हैं। परंतु उस समय क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि इनके डर या दबाव से जो है अंग्रेजी सरकार ने इनको छोड़ा। अंग्रेजी सरकार ने छोड़ा था, क्रांतिकारियों के दबाव से इन सबको छोड़ दिया था। मतलब सबकी सजाएं माफ़ कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि उस समय तक अंग्रेज़ों के भी हाथ पांव भारत में हिलने लगे थे। उनको लगने लगा था कि अब भारत में ज़्यादा दिन हम राज्य नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने इनकी जो है सारी जो जितनी भी सजाएं थी वो सब माफ़ कर दी जाती हैं। बस इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अब राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे आपका ख़त्म हो रहा है, एक क्लास बहुत ज़्यादा और बचा है। उसके बाद मैं आपको राष्ट्रीय आंदोलन के हर इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके परीक्षा में आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ बहुत जल्द आपके इसी चैनल पे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।